देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, तो ग्रेनुलेटेड जिंक के अंदर इसको मिला देंगे इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, फिर इसको गर्म करेंगे। द रिएक्शन दैट ऑकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एज। कह रहा है कि 2 ml हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम जिंक सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। जब जिंक सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे और इसको हीट करेंगे तो जो चीज़ बनेगा वो जो चीज़ बनेगा उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और केमिकल इक्वेशन में ये जो प्रोडक्ट है इधर हमें क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। तो इनमें से चेक करना है कि कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं है, तो हमें बैलेंस वाले को इसमें से निकालना है कि कौन सा इसमें बैलेंस है। तो देखो इधर है सोडियम 1, इधर है सोडियम 1, सोडियम बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 1, इधर कितना ऑक्सीजन है 2 और 1 3, यानी ये बैलेंस नहीं है। तो पहला हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे में जो है सोडियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 2। ये जो 2 है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ पर सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। यहाँ पर सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और जिंक यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर भी जिंक कितना 1। ये वाला जो है ये बैलेंस है, ठीक है। और दूसरा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है ये 2, यहाँ पर भी सोडियम है, 2 ऑक्सीजन भी है और 2 हाइड्रोजन भी है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम कितना 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर जिंक जो है 1 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2। देखो इधर सोडियम बैलेंस नहीं है, तो ये वाला जो है हमारा बैलेंस नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 सोडियम और 1 जिंक, ठीक है, और 2 क्या है हमारे पास ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 1 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास। इधर कितना 2 ही ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या है बैलेंस नहीं है। तो हमारे पास जो बैलेंस्ड है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन बी। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा बैलेंस है। अब इसको अच्छे तरीके से फिर से चेक कर लो। देखो इधर ऑक्सीजन 2 है और कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, जिंक बैलेंस हो गया। सोडियम इधर 2 है, इधर भी सोडियम क्या है 2 है, ये बैलेंस हो गया। बाकी ये 3 जो है बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हम लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या जो है हीट देके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो एक सिंगल जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा हमें क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई तरीके के होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ जो लाइट के प्रेजेंस में हो। तो लाइट के प्रेजेंस में हमें पता है कि कौन सा होता है। देखो ये वाला जो AgBr है यानी सिल्वर ब्रोमाइड, तो आप लोगों ने सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ जो है किया होगा, फोटोग्राफी फिल्म बनता है उससे, ठीक है, फोटोग्राफी में हम इसको यूज़ करते हैं। और इस पर जब हम लाइट डालते हैं तो इस पर लाइट जब पड़ती है तो ये किस में टूट जाता है, सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। तो ब्रोमीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और सिल्वर जो है वो बच जाएगा, और सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो सिल्वर कलर का जो है वो मतलब शो करने लगेगा, तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस रिएक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन सा मतलब केमिकल या कौन सा जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा AgBr। तो AgBr का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, फोटोग्राफी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सेकेंड का आंसर सी होगा, जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए मेटल। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए मेटल, एक मेटल एंड ए नॉन मेटल, एक नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक मेटल का नाम बताओ और एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में यानी पानी की तरह रहता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो कैसा रहेगा, बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह रहता है, ठीक है। तो ऐसा मेटल और ऐसा नॉन मेटल का नाम बताना है। तो पहले मेटल है तो पहले मेटल खोजेंगे, फिर नॉन मेटल। तो देखो ब्रोमीन और मरकरी, तो ब्रोमीन मेटल नहीं है और सबसे पहले हमें मेटल खोजना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मरकरी है, आयोडीन है, तो मरकरी तो होता है लिक्विड स्टेज में लेकिन आयोडीन नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखो यहाँ पर मरकरी है और ब्रोमीन है, तो ये नॉन मेटल है और ये है मेटल, और ये दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मरकरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसा होगा, लिक्विड, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो सी होगा।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में कुछ चीज़ें दिया है और हमें इसके बारे में पता करना है। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, देखो ये कार्बन है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पर लिखा है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो एक तो हमारा सेकंड हो जाएगा। कह रहा है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। देखो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इसमें नहीं होता है, इसमें कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स या वीक एक्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड से। तो आयोनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, आयोनिक बॉन्ड जो होता है, आयोनिक बॉन्ड ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो है ये ज़्यादा हेवियर होता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो नॉन मेटल्स आपस में कंपाउंड बनाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कंपाउंड बनाया जाएगा तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड होता है, ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। तो यहाँ पर लिखा है हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो ये गलत हो जाएगा। हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो है हमारा सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं जो सेकंड और फोर्थ होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, सेकंड थर्ड ये भी नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर सेकंड हमारा सही है और फोर्थ हमारा सही है, किसके लिए, कार्बन कंपाउंड्स के लिए। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट को अगर छोड़ देंगे तो। ठीक है, और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, वीक फोर्स क्यों होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ दिया था कि वीक फोर्स क्यों होता है जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या कार्बन कंपाउंड्स में। तो इसके पीछे आंसर रहेगा ये कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनते ही वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक बॉन्ड आ जाता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कुछ दिया गया है, द कंपाउंड्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है। तो अगर FeSO4 की बात करूँ तो इसको ऐसे लिखते हैं FeSO4। अगर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन लिखेंगे तो ये होता है 7H2O। तो ये जो पॉइंट लगा के इतना लिखा है ना, इसी को हम कहते हैं वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें कितना है, 7 है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट, तो यह है कॉपर सल्फेट, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है 5H2O, और इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। तो एग्जाम में कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ दिया था कि ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मतलब 5, इसमें 5 पानी का मॉलिक्यूल्स है, तो पानी का मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हाइड्रेट। तो पेंटाहाइड्रेट को हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो ये एक क्वेश्चन आपको जो है याद करना है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैल्शियम सल्फेट जो है ये अगर हेमी हाइड्रेट हुआ, ठीक है, हेमी मतलब आधा, इसमें अगर पानी का मॉलिक्यूल हुआ तो ये बनता है PPT, सॉरी ये बनता है क्या चीज़, POP, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इस कैल्शियम सल्फेट में वाटर का मॉलिक्यूल्स अगर डबल हो गया यानी डाईहाइड्रेट हो गया तो ये बनाता है जिप्सम। ठीक है, तो आप लोगों को ये दो चीज़ें आता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट अगर होगा तो इसको हम कहते हैं जिप्सम। अगर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है तो इसको हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक और बच गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो देखो ये है Na2CO3.10H2O, ये इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 10। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वाशिंग सोडा में। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखो इनमें 10 है, इसमें 2 है, इसमें आधा है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो किसमें सबसे ज़्यादा वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है, सोडियम कार्बोनेट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा D, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। देखो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं Al2O3। ठीक है, और जिंक का जो ऑक्साइड होता है इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों के दोनों नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक उसको कहते हैं, इसके सामने अगर मैं एसिड लेके आ जाऊंगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसके सामने अगर बेस लेके आ गया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी ये दोनों बिहेवियर शो करता है, एसिड और बेसिक।
तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह बिहेव कर रहा है। फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसके सामने हमने कौन सा चीज़ रखा है। उसके सामने अगर हम बेस रखेंगे ये एसिड की तरह बन जाएगा, उसके सामने अगर हम एसिड रखेंगे ये बेस की तरह बन जाएगा। ऐसे ही जिंक है, इसके सामने बेस रखेंगे ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसके सामने अगर मैं क्या रख दूंगा एसिड तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस रख देंगे एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा कंपाउंड्स जो सामने अगर एसिड है और बेस है तो उसको देखते हुए वो अपना जो है कैरेक्टर बदल देता है, कभी एसिड कभी बेस, कभी एसिड कभी बेस जो है इस तरीके से शो करता है। तो दोनों इसके अंदर फीचर आ चुका है, दोनों फीचर जिसके अंदर आ जाता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि एम्फी मतलब होता है बोथ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्फीबियंस 9th क्लास में, तो एम्फी मतलब होता है बोथ और बायोस मतलब लाइफ। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों जगहों पर रहता है उनको कहते हैं एम्फीबियंस। जैसे फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो ये क्या हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है और HCl के साथ इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड बनाया है, ठीक है, और वाटर और क्लोरीन गैस यहाँ से निकल गया है। तो हमें क्या इसमें देखना है, हमें ये देखना है कि द रिएक्शन गिव एबव, जो रिएक्शन ऊपर दिया गया है, इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो कह रहा है ये रेडॉक्स रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस केस कह रहा है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों, ये बताना है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज़ याद रखना, रिडक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको कहते हैं हम क्या चीज़, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें एडिशन क्या चीज़ का होता है, ऑक्सीजन का, और रिमूवल क्या चीज़ का होता है, हाइड्रोजन का। इसका उल्टा जो होता है वो होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और जहाँ पर ये दोनों होता है, इन दोनों को मिला कहता है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि नाम में ही इसका है RED, रेड मतलब हो गया रेडॉक्स, ठीक है, और सॉरी रिडक्शन, और ऑक्स मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों एक साथ रिएक्शन हो रही होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर Mn जो है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पर, और ये Mn से क्या बन गया, MnCl। तो यहाँ से ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकल गया है, यानी ऑक्सीजन का निकलना, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो MnO2 जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं क्लोरीन का क्या हुआ है। तो देखो ये क्लोरीन, अगर मैं इधर जाकर देखूँ तो यहाँ से क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन निकल गया है, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, HCl का, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, और MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर Mn2 का क्या हुआ है, रिडक्शन, रिड्यूस्ड मतलब भी रिडक्शन ही होता है। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। तो HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन, और MnO2 का क्या हो गया, यहाँ पर देखो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, Mn में पहले ऑक्सीजन है अब नहीं है, तो ये रिडक्शन हो गया। हमारा आंसर जो है वो डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हमें इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना था कि किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन नहीं हो रहा है, और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन एक साथ होते हैं, दोनों को दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स हमें दिया है नीचे, ठीक है, उसको पढ़ना है पहले और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है कि नहीं ठीक है। कह रहा है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। देखो सेक्स ऑफ चाइल्ड जो है या जेंडर ऑफ चाइल्ड कभी भी फीमेल डिसाइड नहीं करती है, तो ये पहले ही हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि फीमेल के अंदर X और X क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसमें होता है X और X क्रोमोसोम्स, इसमें होता है X और Y क्रोमोसोम्स। यही जो है मेल के अंदर से अगर X क्रोमोसोम्स चला जाएगा तो फीमेल होगी, और Y क्रोमोसोम्स चला गया तो मेल होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि मेल जो है डिटरमाइन करता है सेक्स, जो चाइल्ड का जो सेक्स होगा या जो जेंडर होगा, मेल होना है कि फीमेल होना है, ये टोटली डिपेंड करता है उसके फादर पे, मदर पे कोई भी जो है यहाँ पर असर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स कैसा है, सेम है, ठीक है। तो दोनों क्रोमोसोम्स सेम है, तो इसका वाला क्रोमोसोम्स अगर X आ गया तो फीमेल हो जाएगी X और X, और अगर इसका वाला Y क्रोमोसोम्स आ गया तो ये हो जाएगा मेल, XY मेल को कहते हैं, XX फीमेल को कहते हैं। तो इसीलिए जो है
सेक्स डिटर्मिनेशन में फीमेल पार्टिसिपेट या एनरोल या जो है कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन मेल तो करता है। तो पहला हमारा आंसर पहले ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में कभी भी फीमेल नहीं आती है, मेल आता है। अब सेकंड पढ़ते हैं, कह रहा है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। फादर के अंदर से कौन सा क्रोमोसोम्स इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, ये जो है ये ठीक है हमारा ऑप्शन, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है सेकंड की फादर के अंदर से क्या होना है, सेक्स का जो भी जीन्स होगा या सेक्स डिसाइडिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। दूसरा तीसरा इसमें क्या है, कह रहा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन ऑफ ए फीमेल चाइल्ड। देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल होने का जो परसेंटेज है वो 50-50% है। तो यहाँ पर देख रहे हो 50% फीमेल हो रही है और 50% ही क्या हो रही है, मेल। अगर इसको जो है इसके साथ किया है, इसको अगर मैं इसके साथ कर दूंगा तो x और फिर इसको जो है इसके साथ कर दूंगा तो x और y, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, दो पेरेंट्स बने हैं मेल और दो पेरेंट्स कैसे बन दो ऑफ स्प्रिंग कैसे बने हैं, मेल और दो कैसे बने हैं हमारे पास, ये जो दो है ये फीमेल बने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50-50% है, यानी जितने मेल्स होंगे उतने ही फीमेल्स होंगे, मेल कभी भी ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेल ज़्यादा मतलब जो है मतलब उसका मतलब रेशियो इंक्रीज हो जाए किसका, मेल का। दोनों का जो है परसेंटेज सेम होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% फीमेल का है, 50% किसका है, मेल का। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि मेल जो है ज़्यादा होते हैं फीमेल से, क्योंकि ये 50-50 जो है चलता है, 50% रेशियो, ठीक है। अगला जो है हमारे पास स्टेटमेंट वो फोर्थ स्टेटमेंट है, कह रहा था सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि देखो जब इसमें से मान लो कि ये वाला क्रोमोसोम्स आ गया, फीमेल का क्रोमोसोम्स X आ गया और मेल का क्रोमोसोम्स Y आ गया, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में X और X, ठीक है, या x और y जो है आ जाएगा, तो x और y ये दोनों जाइगोट के अंदर आ जाएंगे। तो जाइगोट मेल और फीमेल के जो है गैमेट्स से आते हैं, ठीक है, और ये जो है ये जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर चले जाएंगे। अब वो जो है अगर फीमेल वाला आया है, फादर के अंदर से अगर एक्स क्रोमोसोम्स आ गया तो मदर हर बार एक्स देगी, क्योंकि उसके पास दो एक्स है तो हर बार एक्स दे देगी वो। तो अगर फादर के अंदर से एक्स आया है तो यहाँ पर चांसेस है कि फीमेल बनेगी, अगर y आया है तो चांसेस है कि मेल बनेगा। तो 50-50% है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 और फोर्थ जो है करेक्ट है। तो हम देखते हैं ऑप्शन 2 और फोर्थ दिया है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर बी में जो है ऑप्शन 2 और फोर्थ दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो देखो क्रोमोसोम्स एक जो है न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह रहता है, इसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको क्रोमोसोम्स कहता है। इसके ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये पेयर्स में होते हैं, मतलब पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर कितने 46, 23 मदर से आते हैं और 23 कहाँ से आते हैं, फादर से। तो मेल और फीमेल के अंदर अगर देखा जाएगा उसके गैमेट्स में, तो गैमेट्स में कितने होते हैं, हैप्लॉइड यानी हाफ होता है, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने होते हैं, डिप्लॉइड यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होगा। तो इसके बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दिया है और इसको देखते हैं कौन सा इनमें से सही है। कह रहा है कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। देखो क्रोमोसोम्स कैरी करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये कैरेक्टर को लेकर चला जाता है। ये बात ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डीएनए रहेगा और डीएनए के ऊपर जीन रहता है। तो जहाँ जहाँ क्रोमोसोम्स जाएगा वहाँ डीएनए जाएगा और वहाँ पर जीन जाएगा। और जीन क्या होता है, एक हेरिडिटरी यूनिट है, उसी के ऊपर सभी चीज़ें लिखा रहेगा कि बच्चे का कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, बच्चे की जो है आंखें कैसी होनी चाहिए। मदर और फादर का कैरेक्टर जो है वो उसके बच्चों में जाता है, किसकी मदद से, जीन और डीएनए की वजह से, और वो दोनों किस पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। तो ये कैरी करता है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ एनिमल सेल्स। तो ये बात भी ठीक है कि अगर एनिमल सेल्स को हम देखेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर धागे की तरह होता है, ठीक है, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। तो हमारा सेकंड जो है स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ह्यूमन नहीं बोला है कि ह्यूमन के अंदर पेयर में रहेगा। अगर बोलता कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन, तब हमारा जो है ये स्टेटमेंट ठीक होता, लेकिन यहाँ पर आगे लिख दिया है रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब हो गया गैमेट्स की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो मेल गैमेट्स का नाम है क्या चीज, स्पर्म। तो ये मेल गैमेट्स है जिसका नाम है स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम है ओवम। और ओवम के अंदर कोई एक ही क्रोमोसोम्स आएगा, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आता है, क्योंकि 46 अगर इसमें से आ गया फीमेल में से और 46 मेल में से आ गया किसमें, स्पर्म में, तो 46 और 46 मिलकर 92 बन जाएंगे। तो होल ऑर्गेनिज्म जो बनेगा वो 92 क्रोमोसोम्स का बनेगा, जो कि इंसान बिल्कुल ही नहीं होगा, वो इंसान की तरह दिखेगा ही नहीं। तो मेल के जो गैमेट्स होते हैं जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, इसमें मियोसिस होती है, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। और उससे क्या किया जाता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल में है और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें है, मेल में है। तो ये पेयर में है,
लेकिन इस पेयर को मुझे जो है तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें से आधा ही लेके आऊंगा, ठीक है। तो 23 हम मेल के अंदर से लेके आते हैं और 23 हम किस में से लेके आते हैं, फीमेल के अंदर से। और जब मेल का गैमेट्स और फीमेल का गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बनाएगा तो उसमें 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे उसके जाइगोट में, और ये जो है ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगा। तो ऐसा नहीं है कि इंसान का बच्चा कुछ और बन जाएगा, इंसान का बच्चा इंसान तब बनेगा जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसका जो है बिल्कुल उतना ही होना चाहिए जितना उसका खुद का है। लेकिन जो भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो मेल के अंदर एक, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मेरे अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, यानी 23 के पेयर्स में है, तो पेयर में प्रेजेंट है। लेकिन मैं रिप्रोडक्टिव सेल की बात करूं, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी मेरे स्पर्म्स जो होंगे, ठीक है, उसके अंदर कितने मतलब क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ प्रेजेंट होगा, 23, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है यहां पर कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन अगर बोलता तो ये स्टेटमेंट ठीक होता, लेकिन इसने क्या दिया है कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में कभी भी पेयर में नहीं देखा जाता है, ये क्या होता है, अनपेयर होता है या 23 होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ कह रहा है कि आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो देखो क्रोमोसोम सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि एक सेल से जब भी हम एक नया सेल्स बनाते हैं, तो मान लो ये एक सेल्स है, इससे हम जब भी नया सेल्स बनाएंगे तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स जितना होगा उतना क्रोमोसोम्स हम इसके अंदर भी लाना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे जो है ये जितने भी मसल्स वगैरह हैं इन सबके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46। और जब यहाँ घाव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ के टिश्यू जब मर जाएंगे, जब नया सेल बनेगा सेल डिवाइड करके, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बदल जाएगा, उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा, 46 ही होगा। तो 46 नंबर जो है क्रोमोसोम्स का वो मेंटेन रहता है सेल डिवीजन में भी। तो सेल डिवीजन में भी मदद करता है कौन, क्रोमोसोम्स, या सेल डिवीजन में भी हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं। अगर क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में नहीं होगा तो सेल अगर डिवाइड कर लेगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जाएगा नहीं, तो डीएनए भी नहीं जाएगा और जीन भी नहीं जाएगा, तो वो सेल किसी काम का नहीं होगा। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट ये फोर्थ भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत है, सिर्फ 3 वाला, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। देखो होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इस तरीके का एक सेल होता है जिसको न्यूरल या नर्व सेल कहते हैं, और यहाँ पर नर्व एंडिंग होता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, नर्व एंडिंग, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सभी सभी माइलिन शीथ, और इस वाले को जो डंडा की तरह दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। और ये जो है बीच में ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और यहाँ से डेंड्राइट्स निकलता है, यहाँ से डेंड्राइट, और इस पूरे को हम कहते हैं सेल बॉडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल बॉडी हो गया, ये एक्सॉन, ये नर्व एंड, इसको हम नर्व एंडिंग बोलते हैं या नर्व एंड कहते हैं, ठीक है। और ये सेल बॉडी है, ये यहाँ से कुछ चीज़ें जो है, मान लो कि यहाँ से मैं इंपल्स भेज रहा हूँ तो वो इंपल्स करंट के फॉर्म में जाएगा, लेकिन जब ये एक्सचेंज करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और आगे चल के फिर से ऐसे ही इस तरीके से ब्रांच में हो जाएगा। तो यहाँ पर एक, अगर मैं इसको जूम करके देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा नर्व, ये जो नर्व एंड है और ये जो डेंड्राइट है, इनके बीच में एक जगह दिखेगा, इस जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। और साइनेप्स वो जगह होता है जहाँ पर इंपल्स को केमिकली फॉर्म में या केमिकल के फॉर्म में बदला जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलते हैं साइनेप्स। तो ये गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन, 2 एडजेसेंट या 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होती है उसको साइनेप्स बोलता है। और ये साइनेप्स वो जगह है जहां पर यहां से जो करंट आ रही थी ऐसे, ठीक है, वो करंट कहां पर जाके ये डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीचों बीच क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो करंट के फॉर्म में जा रहा था वो केमिकल के फॉर्म में बदल जाएगा। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं साइनेप्स, या इसी को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो हम देखते हैं अपना ऑप्शन में जो है ये है कि नहीं है। तो एक्सॉन तो होगा नहीं, ठीक है, डेंड्राइट्स भी नहीं होगा और सेल बॉडी भी नहीं होगा, ये होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी होगा, और अगर ये नहीं ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में साइनेप्स जरूर आएगा। तो साइनेप्स दे दे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दे दे, दोनों हमारा क्या होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिया है तो साइनेप्स नहीं दिया है, साइनेप्स जब देगा तो न्यूरो जंक्शन नहीं देगा, ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नहीं देगा। और इस तरीके से जो है हम ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ डील करते हैं। तो साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक ही चीज़ है, उसको हम साइनेप्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है ए एस्टोमेटा क्लोज व्हेन। एस्टोमेटा क्लोज कब हो जाता है, देखो एस्टोमेटा क्लोज तब होता है जब वो फोटोसिंथेसिस कर चुका है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने की उसको जरूरत है नहीं, तो वो खोलता क्यों है, खोलता इसलिए कि ताकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर ले सके, सॉरी वाटर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सके और वाटर को निकाल सके। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर वाटर का लॉस हो जाता है एस्टोमेटा से। तो एस्टोमेटा बंद हो चुका है तो क्या क्या चीज़ें नहीं होगा, 2 चीज़ें नहीं होगा, एक तो पानी बाहर नहीं जाएगा और दूसरा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ देखते हैं इसमें लिखा है कि नहीं, कह रहा है इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कभी भी एस्टोमेटा को बंद करके हम कार्बन डाइऑक्साइड ले ही नहीं सकते हैं, तो ये पहला हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, ये स्टोमेटा को बंद करके फोटोसिंथेसिस करने के लिए मतलब इसने बंद कर दिया है स्टोमेटा को, जो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, स्टोमेटा खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट डज नॉट नीड, अब उसको जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि उसने जितना कार्बन डाइऑक्साइड लेना था वो ले चुका है, इसलिए उसने बंद किया है एस्टोमेटा को। तो एस्टोमेटा तभी बंद होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड जितना चाहिए उसको वो आ चुका है, अब वो उसको जो है अब क्या नहीं लेगा, फर्दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा। और दूसरा ये है कि वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, तो ये जो है, और वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल्स, तो ये जो है हमारा ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है, क्योंकि वाटर जो है वो आउटसाइड फ्लो ना हो जाए। ठीक है, आउटसाइड मतलब पानी चला ना जाए, इसीलिए वो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। तो पानी को बचाना भी है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि अब चाहिए भी नहीं उसको, क्योंकि वो ले चुका है, इसीलिए उसने एस्टोमेटा को बंद कर दिया है। तो हमारा जो है ये जो है दो, ये और ये दो गलत हो जाएंगे और दो सही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। तो देखते हैं सेकंड और थर्ड किसमें है, तो सेकंड और थर्ड है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। कह रहा एक हमारे पास लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे कि उसका इमेज बिल्कुल वहीं पे जो है उसी साइज का बनना चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर का मैं इमेज ले रहा हूँ और मिरर से उसकी दूरी मान लो 20 है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सॉरी ये लेंस से उसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं किसी ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर हाइट ले रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर इसका हाइट है, तो जो इमेज बनेगा वो इमेज भी कह रहा है कि कितना होना चाहिए, वो भी बिल्कुल इतना ही होना चाहिए। इमेज का साइज भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इमेज का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी 20 सेंटीमीटर। और ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए। और जब भी हम लेंस पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इसको रिप्लेस कर देते हैं 2f से। तो ये हो गया, यहाँ पर होता है f और इसका डबल 2f, तो यहाँ पर भी होगा f, इसको f डैश कह दो, यहाँ पर 2f डैश कह दो, तो ये बिल्कुल इक्वल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो आपने मिरर में बहुत बार पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम मिरर में किसी भी मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। ठीक है, इमेज, तो यहाँ पर मैं 2f पे रखूंगा क्योंकि ये लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख के हम लिखते हैं 2f। 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ, उसके पीछे जो है कह रहा रखने को, उससे नहीं रखेंगे वहाँ पे। एट द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे यहाँ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज जो है बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आंसर ये हो जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी ट्वाइस का मतलब हो गया 2 और फोकल लेंथ यानी फोकल लेंथ का डबल, यानी डबल फोकल लेंथ जो होगा उस पर अगर रख देंगे तो इसका इमेज उतना ही होगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, और जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतनी ही दूरी पे क्या बन जाएगा, इमेज का जो है डिस्टेंस बन जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया था कि कहाँ पर हम रखें कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट को, कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा होना चाहिए, सेम साइज का भी होना चाहिए। ठीक है, और दूरी भी उसकी कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कहाँ पर रख देंगे, 2f पे रख देंगे, जिसको हम कहते हैं एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। देखो हमारे आंखों के अंदर ये लेंस है, इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज एक पर्दे पे बनाता है, एक स्क्रीन पे बनाता है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। तो इमेज आंखों के अंदर कहाँ पर बनता है, एक पर्दे पे, या कह सकते हैं कि एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे बनता है। उस स्क्रीन का नाम क्या है, उस स्क्रीन का नाम है हमारा रेटिना। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा, सिलियरी मसल्स पे नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि इसको सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है आइरिस को, कॉर्निया, ऑप्टिकल नर्व, ये सब नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनाइड। तो सोलेनाइड का मतलब होता है कि किसी भी लोहे के ऊपर हम जब तार को लपेट देते हैं उसको कहते हैं सोलेनाइड। उसके अंदर जो करंट बनता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सोलेनाइड के अंदर जो करंट अगर हम फॉलो कराएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, बार मैग्नेट के। तो बार मैग्नेट में मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि बार मैग्नेट के अगर इनसाइड की बात करेंगे तो अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं, और बाहर नॉर्थ से निकलते हैं। तो निकलता कहाँ से है, नॉर्थ से, इंटर कहाँ करता है, साउथ से, और अंदर कहाँ से चलता है, साउथ से नॉर्थ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को। तो अंदर अगर हम बात करें तो अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सब के सब ऐसे लीनियर या पैरेलल होगा, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा होगा, क्योंकि अंदर की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो अंदर की बात कर रहा है तो बिल्कुल सीधा होगा, पैरेलल होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब आपस में पैरेलल होंगे। तो देखो इनमें से पैरेलल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है पैरेलल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर देखो, ये अंदर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो किसी भी मैग्नेट के अंदर इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं एस से नॉर्थ की तरफ, और बाहर कैसे करते हैं, बाहर करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बाहर भी इसने कैसा दिखा दिया है, बाहर भी दिखा रहा है कि साउथ से नॉर्थ होगा, तो वैसे ही ये गलत हो गया। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन इस पे रहता है कि आंसर सी होगा, लेकिन आंसर सी नहीं होगा। इसका आंसर सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अंदर का पूछा है ना कि बाहर भी पूछा है। उसने डायरेक्ट यहाँ से पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड जो है सोलेनॉइड के अंदर कैसा बनता है, तो अंदर जो है वो बिल्कुल लीनियर या पैरेलल बनता है या स्ट्रेट लाइन बनता है, कर्व तो बाहर आएगा, ये कर्व वगैरह जो है ये बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। देखो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को मिसिंग कर दिया है इन इसमें जो है खोजना है कि किसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल मिस है, ठीक है, या गायब है। तो मान लो कि एक मैं ट्रॉपिक लेवल बना रहा हूँ, ये है ग्रास। ग्रास को जो खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, तो इनको हम कहते हैं हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स में क्या क्या आता है, गोट आता है, ठीक है, और क्या आएगा, रैबिट, और क्या आएगा यहाँ पर ग्रास हुपर। ये प्योर कैसे हैं, ये सब के सब ग्रास हुपर है, सॉरी ये सब के सब हर्बीवोर्स यानी सिर्फ घास खाएंगे। तो सेकेंडरी या सेकंड जो ट्रॉपिक लेवल होता है ना, उसमें सिर्फ हर्बीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स उनको कहते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, वो गोश्त वगैरह या मीट वगैरह नहीं खाते, सिर्फ घास खाएंगे, सिर्फ ग्रास खाते हैं। तो एक तो गोट है, रैबिट है, ग्रास हुपर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, डियर, ठीक है, तो डियर वगैरह ये सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं। सीप ये क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये है हर्बीवोर्स। कह रहा कि इनमें जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर्स होगा हमेशा। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये हो गया सेकंड ट्रॉपिक लेवल। इस पे जो होगा, इसको ग्रास को जो खाता है उसको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो देखते हैं कि इनमें से किन में हर्बीवोर्स नहीं है, ठीक है। तो देखो ये रहा ग्रास, ग्रास को खाया गोट ने, तो गोट क्या हो, गोट भी हमारा क्या है, एक हर्बीवोर्स है, इसका मतलब इसमें है, ठीक है। ये जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, ठीक है। और ये जू प्लैंक्टन्स टोटली जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड रहते हैं। और फिर ये स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाता है। तो इसमें भी हमारा जो है सेकेंडरी या जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है वो प्रेजेंट है हर्बीवोर्स, जैसे जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन्स मतलब जो तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। तो जो भी पानी के ऊपर प्लांट्स तैरते हैं उनको खा लेते हैं जू प्लैंक्टन्स। तो जू मतलब एनिमल और प्लैंक्टन्स मतलब ये भी तैरने वाले एनिमल से, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे अमीबा। तो अमीबा वगैरह क्या खाते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं। तो इसमें भी सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है या सेकंड ट्रॉपिक लेवल इसमें भी मौजूद है, ठीक है। सी में देखते हैं, तो देखो इसमें ग्रास है, टाइगर है, टाइगर को कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। स्नेक है और फ्रॉग है। फ्रॉग क्या है, एक ये जो है ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं, मीट भी और ग्रास भी, लेकिन इसमें कहीं भी हर्बीवोर्स नहीं है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट ठीक होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहीं भी क्या नहीं दिखाई दे रहा है, हर्बीवोर्स। ग्रास ऊपर इसमें प्रेजेंट है, ग्रास ऊपर देखो, ठीक है। तो ग्रास भी है, स्नेक, इसके अलावा कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। सेकंड ट्रॉपिक लेवल इसमें भी है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल इसमें भी है, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल इसमें भी है, ये रहा। लेकिन इसमें कहीं भी सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवोर्स नहीं है। तो जब हर्बीवोर्स इसमें है ही नहीं, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल किस में मिस है, वो सी वाले ऑप्शन में मिस है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो सी होगा, इसमें सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है, मिसिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे बर्डिंग वगैरह हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, ठीक है, बाइनरी फिजन हो गया। तो यहाँ पर पूछा है मल्टीपल फिजन कौन सा करता है, तो मल्टीपल फिजन जो है ये प्लाज्मोडियम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है ये एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम भरे होते हैं, और यहाँ से जब ये टूटता है तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम ऐसे बाहर आते हैं। अच्छा एक और चीज़, यही प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, मलेरिया को करते हैं। तो लोगों को लगता है कि मच्छर जो है वो उससे मलेरिया होता है, मच्छर से मलेरिया नहीं होता है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। लेजमानिया और जो ये पैरामीशियम है, ये दोनों बाइनरी फिजन करते हैं। और जो ईस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्ट जो है बर्ड बनाता है, तो इस तरीके का बर्ड बनाता है, इसके ऊपर बर्ड्स आ जाता है, ठीक है, इसको बर्ड्स कहते हैं या बर्ड चैन कहते हैं। तो ईस्ट बर्ड से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है ये सेक्सुअली, और पैरामीशियम और लेजमानिया डोनोमानी ये दोनों के दोनों जो है बाइनरी फिजन करते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन का मतलब हो गया एक ही ऑर्गेनिज्म है अपने आप को तोड़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर लेता है। यानी एक पेरेंट से मान लो, और एक पेरेंट से कई सारे पेरेंट जो है वहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसको कहेंगे मल्टीपल फिजन। फिजन मतलब टूटना, और मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एक से ज्यादा बेबी या बच्चे जो है बना सकता है अपने आप को तोड़ ताड़ के। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, जो कि किसमें दिखाई देने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन जो है राइजोपस वगैरह के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऑप्शन है नहीं इसमें, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो असर्शन और रीजन होंगे। असर्शन का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजन का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एग्जैक्ट उसका रीजन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि आसमान नीला है, तो कुछ लोग कहेंगे पानी की वजह से नीला है क्योंकि पानी नीला होता है, तो ये आसमान नीला, ये ठीक बात है कि आसमान नीला है, लेकिन इसका रीजन क्या है कि ब्लू कलर जो है स्कैटरिंग हो जाता है, इसीलिए आसमान नीला दिखता है। लेकिन कुछ लोग क्या कहेंगे कि पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से नीला दिखता है, तो असर्शन तो ठीक है इसका, लेकिन रीजन जो दे रहे हैं ये गलत है। तो असर्शन का मतलब होता है उसका एक्यूरेट, वो किस वजह से हो रहा है, उसका एग्जैक्ट आंसर या एग्जैक्ट उसका क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसको हम रीजन कहते हैं। तो ये असर्शन और रीजन जो है 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में पहले ही हमसे पूछा गया है असर्शन रीजन में। असर्शन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रिक एसिड से, चाहे जिंक हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ये बात एकदम ठीक है, असर्शन हमारा ठीक है। इसका रीजन क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है ये समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि जब भी हम किसी भी मेटल को, जैसे यहाँ पर जिंक है, तो जिंक को मैंने किससे रिएक्शन करा दिया, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो जैसे ही हम एसिड का रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो वहाँ पर मतलब बाकी जितने भी एसिड हैं उनके साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन HNO3 एक एसिड होते हुए भी ये एक ऐसा एसिड है जिसके साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या नहीं रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज होगा ना, तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो खुद का क्या करते हैं, खुद का रिडक्शन करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद का अपना क्या कर लेगा, रिडक्शन, लेकिन इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा, इसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा। तो अभी मैं देखा था कि हाइड्रोजन निकला हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में वो बदल गया किसमें, पानी में, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो निकलता है लेकिन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। इसीलिए हाइड्रोजन ना निकल के वहाँ से हमें जो है हाइड्रोजन गैस दिखाई नहीं देता निकलते हुए, लेकिन पानी जो है जरूर उसमें बन जाता है। तो ये HNO3 जो है, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये एक ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। तो जब भी किसी मेटल से ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस कुछ ही देर के लिए निकालेगा, और कुछ देर के बाद ये खुद क्या करेगा, HNO3 इसमें ऑक्सीजन को लाके जोड़ देगा और इसका ऑक्सीडेशन करा के इसको पानी में बदल देगा। तो हाइड्रोजन गैस बना था शुरू में, लेकिन इसको कन्वर्ट तुरंत कर दिया है। तो अभी गैस अच्छे तरीके से रिलीज भी नहीं हुआ, इसको इसने क्या कर दिया, बदल दिया है उसको किसमें, पानी में। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन 2 मेटल हमारे पास ऐसे हैं जो HNO3 अगर हम डाइल्यूट ले लेंगे, डाइल्यूट यानी कमजोर सा बिल्कुल, ठीक है, तो कमजोर अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे तो एक तो मैग्नीज, ठीक है, और दूसरा मैग्नीशियम। मैग्नीज और मैग्नीशियम को अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है वाटर में या जो है इसके साथ ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, ये क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको ऑक्सीडाइजिंग करना चाहता है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करना चाहता है, लेकिन ये दोनों रोक लेते हैं और इसीलिए इनमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, कि जब भी मैग्नीज या मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसके अलावा कोई भी मेटल्स अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन तो बनेगा, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, और फिर उसमें जो है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि अच्छा क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको कन्वर्ट कर देगा वाटर मॉलिक्यूल में, और इसीलिए हमें क्या नहीं दिखाई देगा, हाइड्रोजन गैस दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो ये ठीक बात है बिल्कुल कि नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ रिएक्शन अगर हम जिंक का करेंगे तो हाइड्रोजन वहां से निकलते हुए नजर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बदल चुका है पानी के अंदर H2O मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसका रीजन दे रहा है कि नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को, और किसमें इसको बदल देगा, पानी में, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका असर्शन भी ठीक है और जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये भी ठीक है, यानी असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। और असर्शन अगर रीजन दोनों ठीक होगा तो हमारा ऑप्शन जो है, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऑप्शन यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऑप्शन ए है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन जो हमारा ए जो होगा वो ए, इस क्वेश्चन के लिए ए हमारा ठीक होगा, क्योंकि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन कह रहा है, असर्शन यहाँ पर कह रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रोपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। तो एक मैं फूड चेन बना रहा हूँ। देखो होता क्या है कि मान लो कि कोई जो है कंपनी, ठीक है, या कोई फैक्ट्री पानी के अंदर कुछ केमिकल छोड़ देती है, तो पानी के अंदर कुछ केमिकल जाएगा तो इसके अंदर मछली वगैरह रहता है, वो केमिकल खा लेंगे या पी लेंगे, और केमिकल कैसा होता है, जहरीला, और उस मछली को किसने खाया है, बर्ड्स ने, ठीक है।
तो उस मछली को किसने खाया है? बर्ड्स ने। और बर्ड्स को किसने खाया है? मान लो कि इसको जो है बर्ड्स को स्नेक ने खा लिया और स्नेक को किसने खा लिया? ईगल ने। ठीक है, तो इस तरीके से एक फूड चेन में देख रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर फिश ने जो है उस केमिकल को खाया। फिश के अंदर जो वो आएगा केमिकल, ठीक है, वो कितना केमिकल आएगा? मान लो 0.000005 आ गया पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm कहते हैं। लेकिन ये जब बर्ड्स के अंदर जाएगा ना तो इससे बढ़ जाएगा इसमें। तो जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है तो टॉक्सिक या जहरीला चीज जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि डाइजेशन यहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाता है। तो इसके अंदर जब ये आएगा तो मान लो कि ये हो गया 0.005 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसके अंदर आते आते हो गया ये कितना? 10 पार्ट्स पर मिलियन। और इसके अंदर आते आते कितना हो गया? 50। तो देखो ये कैसे इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन यहाँ पर आते आते बढ़ गया। तो इस चीज को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसका जो है ये एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल। तो जो भी हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है, फिलहाल मैं इसको हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल मान के चल रहा हूँ। तो देखो इसके अंदर केमिकल कितना होगा? सबसे मैक्सिमम होगा। यहाँ पर केमिकल कम है, यहाँ पर भी कम है, यहाँ पर भी कम है, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। अब इसका रीजन क्या दे रहा है? तो एसर्शन तो हमारा ठीक है, ठीक है, एसर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। लेकिन रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। देखो हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो क्रॉप्स जो होते हैं, खेती बाड़ी, ठीक है, जो हमारा खेत होता है धान वगैरह, उसके अंदर कीड़े वगैरह या उसके अंदर बीमारियां नहीं होती हैं। तो इसका एसर्शन ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है। ठीक है, तो रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि रीजन जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसका जो एसर्शन का जो मेन एक्सप्लेनेशन या जो रीजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पर कहीं भी बायो मैग्निफिकेशन नहीं कहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? ये भी इसका एसर्शन भी ठीक है। एसर्शन इसलिए ठीक है क्योंकि हायर ट्रॉपिक लेवल पे मैक्सिमम क्या मिलेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस या केमिकल्स। और रीजन में ये कह रहा है कि हार्मफुल केमिकल जो होते हैं अगर स्प्रे करेंगे किसी भी खेत में तो उस खेत में कीड़े या डिजीज या बीमारियां नहीं होंगी। तो ये बात भी ठीक है कि अगर हम किसी भी खेत के अंदर स्प्रे कर देंगे केमिकल्स को तो उसमें बीमारी नहीं होगा। लेकिन ये रीजन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, या ये वाला जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दे रखा है पहले में कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन हमारा क्या नहीं है? एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। ठीक है, फिर दूसरे में आते हैं, कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो दोनों सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन वो जो असर्शन है उसका रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है असर्शन जो है, कह रहा द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म। देखो टेरेस्टेरियल का मतलब हो गया कि जमीन पे जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म वो, और पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो हमसे फास्ट सांस लेते हैं। ठीक है, तो हम स्लोली सांस लेते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो इसका ये जो है असर्शन ये ठीक है। क्यों? क्योंकि जमीन पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो उनको खींचने की जरूरत है नहीं, अपने आप जो है धीरे धीरे वो सांस लेते रहते हैं। लेकिन पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है, तो यहाँ पर कम क्या चीज़ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। लेकिन कम ऑक्सीजन में से भी, कम ऑक्सीजन होते हुए भी जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो सोचते हैं पूरा ऑक्सीजन को मैं क्या कर सकूं, ले सकूं, तो वो जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे। जो जितना ज़्यादा ब्रीदिंग करेगा वो ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से इनटेक करेगा और वो ज़्यादा जिंदा रहने के लिए मतलब सूटेबल होगा, या एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा जो है सेलेक्ट होगा जो अपने आप को बहुत तेज़ी से सांस लेगा। तो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो बहुत फास्ट सांस लेता है, जमीन पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे सांस लेता है, क्योंकि जमीन के ऊपर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम है। इसीलिए जो है जमीन पर रहने वाले जीव जंतु कम या स्लो क्या करते हैं, मतलब ब्रीदिंग करते हैं या सांस लेते हैं। लेकिन पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, कम ऑक्सीजन है उनके पास, तो वो चाहते हैं कम ऑक्सीजन में से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, ले सकें। ठीक है, तो इसलिए वो फास्ट करते हैं। तो इसका जो है ये असर्शन है। असर्शन मैंने बता दिया कि ये ट्रू क्यों है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। कम होते हुए भी ये जल्दी जल्दी सांस लेंगे ताकि इनके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। तो इसका रीज़न क्या होना चाहिए? इसका रीज़न ये होना चाहिए कि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो डिजोल्व होता है वो कम होता है, कम अमाउंट में।
ठीक है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि कम में से भी उनको क्या करना है, मैक्सिमम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कम वहाँ पर चीज़ें प्रेजेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लेने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा उनको ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसा रीज़न इसमें बताया गया है कि नहीं। तो एसर्शन तो ठीक है, कह रहा द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो भी जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके मुकाबले पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फास्ट सांस लेते हैं। तो एसर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। लेकिन रीज़न देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई। देखो यहीं पर गलती हो गया, ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है और मैं ये कह रहा हूँ कि पानी के अंदर बहुत कम है। तो अगर कम है तभी तो वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। जैसे मान लो कि हमें जो है नीट का एग्ज़ाम देना है या जो है कहीं पे सीट हमें लेनी है, तो सीट अगर कम होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, हर कोई चाहेगा कि मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा लगेगी। लेकिन बहुत सारा अगर कोई चीज़ अगर ला के दे दिया जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें भीड़ भाड़ उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर कह दिया इसने कि वेरी हाई क्या है, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। कह रहा एयर के अंदर जितना ऑक्सीजन है, यानी जमीन पर जो लोग रहते हैं वो ऑक्सीजन एयर से लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर कम है और पानी के अंदर ज़्यादा है। ये सरासर गलत है। तो एसर्शन जो है हमारा ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, और जब ट्रू नहीं है तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, हालांकि रीजन भी ठीक नहीं है, तो रीजन हमारा फॉल्स है। तो यहाँ पर एसर्शन क्या है हमारा, एसर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या दे रहा है, रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखते हैं कहीं पे कि एसर्शन ट्रू होना चाहिए रीजन लेकिन इसका फॉल्स होना चाहिए, ये है कि नहीं है। तो देखो देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो दो हमने पढ़ लिया था, तीसरा जो है हमारे पास एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो देखो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा कि हमारा एसर्शन जो है वो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि एसर्शन में द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। जो रेनबो होता है आपने देखा होगा, जब भी बारिश होती है तो इस तरीके के 7 कलर निकल के आते हैं। ठीक है, ऐसा दिखता है, इसको हम कहते हैं रेनबो। और ये रेनबो कैसे बनता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से। तो स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट से, यानी सूरज की रोशनी जो होती है, एक सूरज की रोशनी के अंदर 7 कलर प्रेजेंट होता है। अगर इसको हम प्रिज्म पे रखेंगे तो ये प्रिज्म 7 कलर को अलग अलग तोड़ के दिखा देगी। ठीक है, तो सनलाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 7 कलर, और उसको तोड़ के दिखा देने को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि किसी भी लाइट को, सिंगल लाइट को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें से जितनी भी कलर है वो सब आ जाएगी बाहर और वो दिखाई देगी। जैसे इसका नाम पड़ा है VIB। ठीक है, VIBGYOR, इसको हम पढ़ते हैं विबजियोर। तो इस तरीके से इसमें 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर है। 7 कलर जो है ये स्पेक्ट्रम है सनलाइट का। अब रीजन क्या दे रहा है, देखो रीजन, ये मैं पहले रीजन अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अपना थिंकिंग पहले लगाते हैं। क्वेश्चन का रीजन पहले मत देखा करो, अपनी सोचो कि कब रेनबो बनता है। तो देखो रेनबो तब बनेगा जब स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है वो, मतलब सूरज की रोशनी की जो लाइट है वो स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट होगा। तो ये बात ठीक है कि स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा रीजन तो ठीक है एकदम। इसका जो एसर्शन इसका ठीक है, लेकिन रीजन देखो इसका क्या होना चाहिए, जो आदमी यहाँ पर बैठ के देखेगा रेनबो को, उसके पीछे होना चाहिए सूरज। ठीक है, तो सूरज कहां पर होना चाहिए, आदमी जो भी यहां पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर उसको कहते हैं जो ऑब्जर्व करेगा। तो मान लो यहां पर एक आदमी है जो इस रेनबो को देख रहा है, तो देखने वाला जो आदमी है ना, उसके पीछे क्या होना चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए और बारिश की मौसम होना चाहिए, बारिश होना चाहिए। और बारिश का जो बूंद है जिसको हम पानी की बूंद कहते हैं, और ये क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना चाहिए। तो दो चीजें अगर होगा तभी क्या दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। एक तो ये कि सूरज हमारे पीछे होना चाहिए, अगर रेनबो देखना है तो रेनबो आगे दिखेगा, तो मेरे सूरज, मैं यहाँ पर अगर हूँ और मैं रेनबो को देख रहा हूँ तो मेरा सूरज मेरे पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पीछे क्या होना चाहिए, सूरज होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन होना चाहिए रेनबो बनने के लिए। दूसरा यह है कि पानी की बूंद प्रेजेंट होना चाहिए, किसमें, एटमॉस्फेयर में। कहा, क्योंकि पानी की बूंद जो है वो बिहेव करता है एज अ प्रिज्म, और प्रिज्म की तरह जब वो बिहेव करेगा तो सूरज की रोशनी एक आएगी इसके अंदर से, तो वो 7 कलर को तोड़ के अलग अलग कर देगा। तो इन दोनों का होना जरूरी है। तो एक तो वाटर ड्रॉपलेट्स का होना जरूरी है और दूसरा सूरज का लोकेशन बहुत जरूरी है। लोकेशन कैसी होनी चाहिए सूरज की, ये हमारे पीछे होना चाहिए, ताकि यहाँ से सूरज की जब रोशनी आएगी इस पे पड़ेगी तो तिरछा पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे तिरछा पड़ना चाहिए, तब इसमें से सनलाइट जो है जैसे टूट के और एक रेनबो बना देगा। तो अगर ये वाला, ये एग्जैक्ट क्या है, हमारा एसर्शन का रीजन है। अब देखते हैं कि एग्जामिनर ने रीजन में क्या लिखा है। तो देखो यहां पर रीजन बता रहा है कि रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई, आसमान में रेनबो बनता है, ये बात ठीक है। वेयर व्हेन द सन इज ओवरहेड। देखो ओवरहेड नहीं होना चाहिए। ओवरहेड का मतलब ये हो गया कि ये कह रहा है ये आदमी है, इसके सामने ये जो है रेनबो है और सूरज इसके बिल्कुल ऊपर है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवर हेड होना नहीं चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, बिहाइंड। ठीक है, तो सूरज कैसा होना चाहिए, बिहाइंड होना चाहिए या बियॉन्ड होना चाहिए, तो इसके पीछे होना चाहिए, बिहाइंड मतलब पीछे। तो ये आदमी जो है इसके पीछे सूरज होना चाहिए, तो यहीं पर इसका गलती निकल गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वाटर ड्रॉपलेट्स तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि बिना वाटर ड्रॉपलेट्स का रेनबो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आगे अब हमें पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, मैंने यहीं पकड़ लिया गलती कि ओवर हेड जो है ये कह रहा है, ओवर हेड नहीं होना चाहिए, ये बिहाइंड द मतलब बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो जहां ऑब्जर्वर है उसके पीछे सूरज होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर होना चाहिए। इस कंडीशन में रेनबो बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या नहीं होगा, रेनबो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से हमारा असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, रीजन है फॉल्स। तो असर्शन हमारा ट्रू है और रीजन है फॉल्स। तो ये जो है अभी मैंने बताया था कि इसके लिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें रीजन हमारा क्या दिया था, फॉल्स, और असर्शन क्या दिया था, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी।